नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इससे पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो जिसने अभी तक वो प्रैक्टिस सेट ना देखे हो, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख ले। आपको पता है, वर्ग 3 की परीक्षा, पात्रता परीक्षा आपकी चल रही है और आज भी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होगा 9 बजे से। तो सभी लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। इसमें हम मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके 10 क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी पेडागोजी से मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। आपकी चाहे कोई सी भी पेडागोजी हो, पाँचों सब्जेक्ट से। तो पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपकी पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए हुए। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? गणित की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित में से क्या असत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन है, नंबर 1 है प्रमेय, नंबर 2 कंजेक्चर, नंबर 3 परिकल्पना, नंबर 4 साध्य। तो इसमें से किसको आप असत्य सिद्ध नहीं कर सकते हैं गणित की प्रकृति के अनुसार? तो आपने देखा होगा कि जो आपकी प्रमेय होती हैं, इनको हम सिद्ध करके इनको फिर असत्य सिद्ध नहीं हो सकती हैं। तो इसका प्रमेय नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, प्रमेय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय भी पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? आपने देखा होगा कई विद्यार्थी हैं जो उसी क्लास में बाकी के जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो उनको ठीक ठाक आते हैं, लेकिन गणित को वो ज़्यादा कठिन समझते हैं। तो इसका क्या कारण है इस भय का, ये पूछा गया है। तो नंबर 1 है गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, गणित में किसी समस्या समाधान को करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, या फिर गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। तो इसमें से क्या सही आंसर हो जाएगा? किसकी वजह से जो गणित है उसमें भय का एक निर्माण होता है, भय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। इसमें अमूर्त प्रकृति पाई जाती है गणित में, जिससे बच्चों को एक भय टाइप का महसूस होता है और ज़्यादा कठिन भी लगता है। तो पहले से ही अमूर्त जो है अवधारणाएं पाई जाती हैं गणित में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका? और जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों तक। गणितीय चिंतन में मौजूद समस्याओं को हल करने और नई समस्याएं प्रस्तुत करना दोनों शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति प्रभावी समस्या समाधान के लिए आवश्यक सटीक और तार्किक तर्क कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो नहीं बताना है कि कौन सी उपयुक्त नहीं है। आप वहाँ पे जब क्वेश्चन पढ़ें तो उसको कम से कम 2 बार जरूर पढ़ के देखें, क्योंकि एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो तो। गणितीय चिंतन में मौजूद समस्याओं को हल करना और नई समस्याएं प्रस्तुत करना दोनों शामिल है। किसमें? गणितीय चिंतन में। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति प्रभावी समस्या समाधान के लिए आवश्यक सटीक और तार्किक कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बताना है। पहला है, छात्रों की किसी समस्या के लिए अनेक समाधान पथ तलाशने को प्रोत्साहित करना। ये तो बिल्कुल विकसित करने के लिए उपयुक्त हो सकती है कि आप कई पथ तलाशें उनको समाधान के लिए, उनको प्रोत्साहित करें। दूसरा है, छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों के आधार पर अपनी गणितीय समस्याएं प्रस्तुत करने की अनुमति देना। तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा कि आपको उनको जीवन की जो वास्तविक परिस्थितियों से अवगत करा रहे हैं, उसी से इनकी समस्याएं प्रस्तुत करने की अनुमति भी दे रहे हैं। तो ये भी नहीं होगा आपका। फिर है, समस्या समाधान प्रक्रिया में प्रत्येक चरण को उचित ठहराने के लिए तार्किक तर्क के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक बात है, अगर कोई समस्या समाधान आ रहे हैं तो उसको आप उचित ठहराने के लिए जो तर्क दे रहे हैं, तार्किक तर्क के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं,
तो ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। छात्रों को स्वतंत्र अन्वेषण को प्रोत्साहित किए बिना समस्याओं को हल करने के लिए चरण दर चरण निर्देशित पालन करना। बिना अन्वेषण के, बिना प्रोत्साहित के समस्या समाधान को हल करने के लिए कहना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अवधारणाएं पदानुक्रमित रूप से संरचित होती हैं, जहां अधिक जटिल विचार सरल विचारों की समझ पर निर्भर करते हैं? किस सही उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से गणितीय अवधारणाओं के पदानुक्रमित रूप से संरचित होती हैं, जहां अधिक जटिल विचार सरल विचार की समझ पर निर्भर करते हैं। कि सही उदाहरण क्या हो जाएंगे? क्षेत्रों की अवधारणाओं को समझने के लिए गुणा के पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्षेत्र की अवधारणा को समझने के लिए गुणा के पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। रैखिक समीकरणों को हल करना सीखने के लिए योग, घटाव, गुणा और भाग जैसे संचालन की ठोस समझ की आवश्यकता होती है। फिर है दशमलव की समझ भिन्नों की अवधारणा से पहले आनी चाहिए। अगला ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 ही ऑप्शन है, तो इसमें ए और बी और सी, ए और सी, या फिर केवल ए। तो क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्षेत्र की अवधारणा को समझने के लिए गुणा के पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। फिर है आपका रैखिक समीकरणों को हल करना सीखने के लिए योग, घटाव, गुणा तथा भाग जैसे संचालन की ठोस आवश्यकता की समझ की आवश्यकता होती है। ये भी बिल्कुल सही। तो आपका ए और बी आपका दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है कि दशमलव की समझ भिन्नों की अवधारणा से पहले आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है आपका। तो ए और बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका? इसमें कहा गया है गणित विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता विकसित करने में मदद करता है? तो गणित विद्यार्थियों में कौन सी योग्यता विकसित करने में मदद करता है? तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? सटीक ढंग से सोचने के लिए, स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति करें, पैटर्न और रिश्तों की तलाश करें। तो गणित किन में तलाश करता है? तो गणित बिल्कुल आपको सटीक ढंग से सोचने में भी आपको मदद करता है, स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने में भी मदद करता है, और पैटर्न और रिश्तों की तलाश करने में भी मदद करता है। आपको गणित में बहुत सारे पैटर्न पाए जाते हैं, तो इसमें इन तीनों के रूप में मदद करता है। तो ए, बी और सी तीनों आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका? इसमें गणित की प्रकृति के बारे में पूछा गया है, तो इसका क्या सही आंसर होगा आप जरूर बताएं। इसमें पूछा है गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। गणित जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोगी है। गणित का उपयोग अवकाश, समय की उत्तेजक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। गणितीय विचार आमतौर पर ठोस स्थितियों से अमूर्त अवधारणाओं तक तथा विशेष मामलों में सामान्य अवधारणाओं तक विकसित होती हैं। तो क्या इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके 10 में से कितने सही आंसर हो रहे हैं और आपको ये क्लास कैसी लग रही है। आप अपना फीडबैक जरूर दें। गणित जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोगी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है गणित का उपयोग अवकाश समय में उत्तेजक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और गणितीय विचार आमतौर पर ठोस स्थितियों से अमूर्त अवधारणाओं तक तथा विशेष मामलों में सामान्य अवधारणाओं तक विकसित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो ए, बी, सी तीनों हो जाएगा इसका भी आंसर। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन ना आए वो आप नोट डाउन जरूर कर लें इनको।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण इस विचार के साथ सबसे अधिक मेल खाता है कि गणितीय अवधारणाएं ठोस से अमूर्त की ओर बढ़ती हैं? तो कौन सा विचार बिल्कुल सही मेल खाता है कि गणितीय अवधारणा ठोस से अमूर्त की ओर बढ़ती हैं? तो वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों को बीजगणित सूत्रों से परिपक्व कराना, छात्रों को दृश्य सहायता का उपयोग किए बिना गुणन सारणी याद करने के लिए कहना, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा आपका। अगला है जोड़ और घटाव को समझने के लिए भौतिक वस्तुएं जैसे ब्लॉक या काउंटर का उपयोग करना, फिर धीरे धीरे संख्यात्मक निरूपण की ओर बढ़ना। और 4 हो जाएगी बुनियादी अंकगणित संक्रियाओं का अभ्यास करने के पहले छात्रों को जटिल समीकरणों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये भी गलत हो जाएगा, अकेले प्रोत्साहित शब्द देखकर आप सही ना लगाएं। अभ्यास के पहले ही आप जटिल समीकरण दे देंगे तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा आपका। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। जोड़ और घटाव समझने के लिए भौतिक वस्तुएं जैसे ब्लॉक या काउंटर का उपयोग करना, फिर धीरे धीरे संख्यात्मक निरूपण की ओर बढ़ना। तो आपको पहले उनको धारणाएं बतानी होंगी ठोस, फिर आप उनको अमूर्त की ओर ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा उसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीके से दर्शाया है कि विभिन्न गणितीय अवधारणाएं कैसे संबंधित होती हैं? तो किस में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया गया है कि जो गणितीय अवधारणाएं हैं वो कैसे संबंधित होती हैं और एक दूसरे पर कैसे निर्भर करती हैं, ये भी आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है भिन्नों की अवधारणा सीधे विभाजन और अनुपात की समझ से संबंधित है। तो बिल्कुल सही बात है कि भिन्नों की जो अवधारणा है वो विभाजन और अनुपात की समझ से संबंधित होती हैं। फिर है अगला आपका ज्यामिति का ज्ञान क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में मदद करता है। तो बिल्कुल मदद करता है, जो आपका ज्यामिति का ज्ञान है वो क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में मदद करता है। अगला है प्रतिशत को समझने के लिए भिन्नों और दशमलवों का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप प्रतिशत जानना चाहते हैं तो भिन्न और दशमलवों को आपको पहले से समझ होनी चाहिए, तब आप प्रतिशत अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए बी, बी सी, ए सी या कौन हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ए बी और सी तीनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। गणित की अवधारणा कैसे संबंधित है? तो तीनों से संबंधित है इसकी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका, एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर 12, 1/3, 6/8, 54/34, 98, 23, 5/8 ऐसी संख्याएं और 60 संख्याएं लिखता है और अपने छात्रों से परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहता है। रवि उसके छात्रों में से एक उनमें से एक लड़का है रवि, वह बताता है 1/3, 6/8, 54/34, 5/8 और 34/98 को सही उत्तर के रूप में बताता है। तो रवि का उत्तर किस पर आधारित है? तो रवि ने अपना जो उत्तर दिया है वो किस पर आधारित होकर दिया है? सामान्यीकरण, अनुमान, प्रति उदाहरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो उसने एक बटे में सारी संख्याएं कह दी हैं करके जो उत्तर दे दिया है, तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका होगा सही आंसर अनुमान। इसमें उसने एक अनुमान लगाकर ही इसको बताया है कि सारी संख्याएं उसने बटे में लिखकर सही आंसर बता दिया कि सबको बटे में लिख दो। तो एक उसने अनुमान या तुक्का कह सकते हैं लगाकर ही उसने बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुमान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है कि गणितीय कथन अस्पष्ट नहीं होते? तो इसमें से कौन सा कथन में सबसे अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो गणितीय कथन होते हैं वो बिल्कुल भी अस्पष्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, वो बताना है आपको। तो एक छात्र एक शब्द समस्या की कई तरीके से व्याख्या करके विभिन्न समाधान खोजता है।
एक शिक्षक छात्रों को एक समीकरण को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रत्येक एक अलग उत्तर की ओर ले जाता है। अगला है, एक गणित की समस्या को केवल एक समाधान होता है, चाहे हल करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि कुछ भी हो। अगला है, एक ज्यामितीय समस्या छात्रों को एक प्रमेय की कई व्याख्याओं के बीच चयन करने की अनुमति देती है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आपको बताना है आंसर कि कौन से विचार सबसे अच्छी तरीके से यह दर्शाता है कि जो गणितीय कथन होते हैं वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होते, तो मतलब बिल्कुल भी अस्पष्ट नहीं होते हैं। तो अस्पष्ट कौन नहीं होते हैं, किसमें सही बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बताया गया है इसमें कि एक गणित की समस्या केवल एक ही समाधान होता है। आपको देखा होगा कि आप अगर कोई गणित का क्वेश्चन आपको देते हैं तो उसका जो आंसर निकलता है वो एक ही निकलता है, चाहे उसको आप हल करने के लिए कुछ भी विधि क्यों ना अपना लें, चाहे आपको अनुपात विधि से लगाएं या समान, मतलब जितनी भी विधियां हैं किसी भी विधि से आप उसका आंसर क्यों ना निकालें, जो आपका उसका आंसर मिलेगा, जो समाधान मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो गणितीय अवधारणाएं होती हैं, गणितीय कथन होते हैं, ये स्पष्ट वो अस्पष्ट नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी तक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।